कल हमने मोलरता को ख़त्म कर दिया था, टॉपिक को, मोलरता टॉपिक को। मैं आशा करता हूँ कि मोलरता आपको सभी को समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको और अच्छी तरह से एक और वीडियो डाल दूँगा मोलरता का अलग से। आज नॉर्मलता चलेगी, बाद में इन सब टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे विद्यार्थियों को भ्रमित करता है, ये सब कुछ जितने भी भ्रम हैं उनको क्लियर करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता एक तो इसका बेसिक देख लेते हैं। नॉर्मलता बराबर होती है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। ये आ रहा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। कल आ रहा था ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन मोलरता में आ रहा था विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या में देखा था ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की। ये आ रहा था इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह कल मोलरता में ग्राम मोलों की संख्या आ रही थी। तो ग्राम मोलों की संख्या हमने क्या लिखा था, विलेय का ग्राम, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटा अणुभार, विलेय का अणुभार, W बटा MW, W बटा MW। ये ग्राम मोलों की संख्या कल मोलरता में आ रही थी, इस जगह विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मोलरता में कल ग्राम मोलों की संख्या आ रही थी। तो उसकी जगह हमने लिखा था विलेय का भार ग्राम में बटा अणुभार, W बटा MW। आज आ रहा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, इससे पहले, इसको समझने से पहले हम नॉर्मलता की परिभाषा को समझ लेते हैं कि नॉर्मलता की परिभाषा को समझ लेते हैं। इससे अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, इजीली समझा आ जाएगा ये। तो हम नॉर्मलता देखते हैं। नॉर्मलता तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हमने ड्रॉप कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को समझने से पहले हम नॉर्मलता की परिभाषा समझ लेते हैं। तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या इजीली समझ में आ जाएगी। हमने कल क्या किया था, मोलरता थी यहाँ, और यहाँ था विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ये चीज़ थी, ये चीज़ कल यहाँ पर थी। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह कल मोलरता में ग्राम मोलों की संख्या थी यहाँ पर। और यहाँ ऐसे कैसे था वो, हमने क्या किया, ग्राम मोलों की संख्या को उठाकर ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ रख दी, तो नॉर्मलता आ गई। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। हमने क्या किया था, परिभाषा ली तब इस लीटर को 1 कर लिया था, 1 लीटर विलियन में। हम 1 लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या देखना चाहते हैं, तो वही नॉर्मलता हो जाएगी। तो हम देखते हैं, इसको उठाते थे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं, कल फट लिया था इसको तो हमने। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलियन का आयतन हो गया 1 लीटर, विलियन का आयतन क्या हो गया 1 लीटर।
तो यहाँ नॉर्मलता की परिभाषा आ रही है, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर है तो यहाँ केस लग जाएगा, शर्त लगा दी हमने कि विलयन का आयतन कितना 1 लीटर है। यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो, अब ये विलयन का आयतन कितना होगा 1, इस जगह 1 धरेंगे तो नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी यहाँ से कि नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हमने विलयन का आयतन 1 लीटर ले लिया, कल भी हमने मोलरता में यही किया था, यहाँ थे मोलरता बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मोलरता में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, विलय के ग्राम मोलों की संख्या थी। अरे ऐसे कैसे था विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ हमने क्या किया, विलय के ग्राम मोलों की संख्या की जगह विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन, ये होती है नॉर्मलता। हमने क्या किया, वहाँ भी विलयन का आयतन 1 लीटर लिया था मोलरता में, यहाँ भी नॉर्मलता में हम 1 लीटर ले रहे हैं परिभाषा के लिए। तो यहाँ हमने यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहाँ परिभाषा बन जाएगी नॉर्मलता की परिभाषा बराबर 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्योंकि विलयन हो गया 1 लीटर, विलयन हमने मान लिया 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे दिक्कत, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजिली समझाया है। यहाँ विलयन का आयतन 1 लीटर ले लिया हमने, विलयन का आयतन कितना ले लिया, 1 लीटर ले लिया। विलयन का आयतन 1 लीटर होते ही नॉर्मलता बराबर हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर, तो मैंने लिख दिया नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। फिर हमने परिभाषा निकाली, यह तो हो गया 1 बटा में 1 हो गया, क्योंकि विलयन का आयतन कितना है 1 है। सही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कि 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम तुल्यांकों की संख्या उपस्थित है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। फिर हम देख लेते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये देख लेते हैं अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 मिनट, हाँ हम देख रहे थे परिभाषा में, देख रहे थे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, यहाँ लिख लेना विलय के, इनकी सबकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप यहाँ समझने में ध्यान दीजिए, लिखने में नहीं। तो ग्राम परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि मैंने ईजिली समझाया है। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हम देखना चाहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कि ग्राम तुल्यांक यहाँ आ रहा है, ग्राम तुल्यांक, इसका अर्थ क्या निकलता है ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ ले लिया हमने ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, ग्राम तुल्यांक संख्या हो गया विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांक की भार, विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांक की भार, विलय का तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांक की भार, ये हो गया।
हम यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह, इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं, सही है ना। फिर हो गया नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या हमने रखा विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांक की भार, ये रख सकते हैं इसकी जगह। तो हमने रखा विलय का भार, विलय का भार ग्राम में बटा यहाँ हो गया विलय का तुल्यांक की भार, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। तो नॉर्मलता हो गई विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांकी भार। तो इसकी इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह हमने रख दिया विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में, विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलता बराबर होगी विलय का भार ग्राम में बटा विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं इसको, हम इस फॉर्मूले को हम शॉर्टकट लिख लेते हैं इस प्रकार। नॉर्मलता को डिनोट करते हैं एन से, नॉर्मलता को करते हैं व्यक्त करते हैं एन से। तो एन बराबर हो जाएगा विलय का भार डब्ल्यू बटा विलय का तुल्यांकी भार होता है इक्विवेलेंट वेट। ये भी देखेंगे विलय का तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार ये विलय का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है, ये भी देखेंगे। लवण के लिए, अम्ल के लिए, क्षार के लिए किस प्रकार तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। ट्यूशन करेंगे ना तब समझ में आएगा, ये सब फॉर्मूले यूज हो गए तब समझ में आएगा। तो ये हो गया विलय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया नॉर्मलता का फॉर्मूला, ये हो गया नॉर्मलता का फॉर्मूला। हमने देखा कि यहाँ लीटर में है, यदि आयतन ml में हो, जरूरी थोड़ी है लीटर में ही हो, पर्सन वाला में ml में दे दे तो क्या करें। तो लीटर की जगह क्या करेंगे, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख इसको ml में बदल देते हैं इस सूत्र को, n बराबर w इंटू 1000। थोड़ी देर के लिए रुक, 1000 नहीं लगाते यहाँ पर। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट इंटू VmL, और ml को हम क्या करेंगे लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, यहाँ 1000 लगाएंगे तो ये 1000 पलट के ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, दो फॉर्मूले हो गए, एक तो लीटर में दे तो ये यूज लेना, एक ml में दे तो ये यूज लेना। क्लियर इतना। अब देख लेते हैं नॉर्मलता को सांद्रता में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। कल हमने मोलरता को सांद्रता में किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो देखा था, मोलरता को सांद्रता में किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो देखा था। आज हम नॉर्मलता को सांद्रता में किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये देखते हैं। ये भी देख W/V का फंक्शन है, ये भी देख सकते हैं W/V का है, W/V का ना, ये हो गया W/V का। यहीं से सांद्रता निकाल देते हैं हम, यहीं से निकाल देते हैं सांद्रता। तो W/V इसको अलग कर देंगे, ये हो गई W/V सांद्रता, ये तो हो गई सांद्रता। और इसको देख लेते हैं, ये इक्विवेलेंट वेट इधर जाएगा, हम सांद्रता निकाल रहे हैं W अपॉन V लीटर में, इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो ये हो गई सांद्रता, इसको कहते हैं सांद्रता कि 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, वही उस विलयन की सांद्रता होती है। तो ये हो गया W/V आयतन, समझ में आया ये। फिर ये हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट इधर ही गुणा होगा नॉर्मलता से,
तो हो गया n इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये हो गई सांद्रता को, इसको सांद्रता में व्यक्त कर दिया, नॉर्मलता को मैंने सांद्रता में व्यक्त कर दिया। अब कोई सांद्रता दे या सांद्रता दे या सांद्रता, तो ये इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मलता, इनमें से कोई भी दो फंक्शन देगा। एक तो ये पूरा सांद्रता हो गया, सांद्रता को कंसंट्रेशन C से, C बराबर होता है n इंटू इक्विवेलेंट वेट। यदि हमें सांद्रता दे, विलयन की सांद्रता दे और नॉर्मलता पूछे तो इक्विवेलेंट वेट तुम जानते हैं, इक्विवेलेंट हम सीख जाएंगे थोड़ी देर में। अम्ल का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्षार का किस प्रकार, लवण का किस प्रकार व्यक्त काटते हैं इक्विवेलेंट वेट, वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये अगला टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट वेट। तो ये होगी सांद्रता को व्यक्त करने की, सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कहते हैं विलय का तुल्यांक भार। तो ये हो गए सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू विलय का तुल्यांक भार। ये हो गई सांद्रता की, यहाँ इकाई आ जाएगी सांद्रता, इसकी यूनिट, सांद्रता की यूनिट, सांद्रता की यूनिट आ जाएगी यहाँ से देख लेते हैं। ये तो सांद्रता, तो ये तो ग्राम बटा ये हो गया लीटर, ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी सांद्रता की ग्राम पर लीटर। इस C की यूनिट है, ये C की यूनिट है ग्राम पर लीटर। ये क्लियर इतना? फिर हमने देख लिया, यूनिट निकाल लिया नॉर्मलता की। अब हम देखना चाहते हैं तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट वेट किस प्रकार निकालते हैं, अम्ल का, क्षार का और लवण का, इन सब का, किसी भी विलय पदार्थ का है, विलय का हम तुल्यांक की इक्विवेलेंट वेट काटना चाहते हैं। इक्विवेलेंट वेट अभी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ सांद्रता थी, सांद्रता कंसंट्रेशन, इसको C से, ये थी W/V लीटर में। इसकी इकाई हो जाएगी यूनिट, सांद्रता की यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ये होगी इसकी यूनिट सांद्रता की, ये पूछ लिया जाता है यूनिट भी। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है आयतन V। मोलरता में देखा था हमने कि उसके अंदर भी, उसके नीचे भी V आ रहा था। तो मैंने कहा था कि ये भार आयतन मात्रक पढ़ रहे हैं हम, जिसमें दूसरा चल रहा है नॉर्मलता भार आयतन मात्रक में। तो मैंने कहा था कि भार आयतन मात्रक सांद्रता को व्यक्त करने की एक अच्छा मात्रक नहीं है। ये सांद्रता को व्यक्त करने का एक अच्छा मात्रक नहीं है। इसका एक ही रीजन था कि इसके अपोन में इसमें आयतन पद आता है। भार आयतन मात्रक में यही देख लिया आयतन, तो यहाँ आयतन पद आ रहा है। तो यहाँ से आयतन, तो चार्ल्स के नियम से हमने देखा था V समानुपाती क्या होता है T, V समानुपाती क्या होता है T। और इस सूत्र से हम देख रहे हैं C समानुपाती 1/V, देख रहे हैं ना, C समानुपाती 1/V, ये हो गई। तो ये अच्छा मात्रक नहीं, ये समझाने जा रहा हूँ कि ये भार आयतन मात्रक का पहला था, मोलरता पढ़ा था हमने। V समानुपाती क्या होता है T होता है, V समानुपाती T होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ आयतन भी बढ़ जाएगा, आयतन ही बढ़ जाएगा। अब जो ये आयतन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ा और सांद्रता घट गई। ये आ रहा है यहाँ से, क्योंकि सांद्रता और आयतन में उल्टा संबंध है। तो जो ही ये आयतन बढ़ा, सांद्रता घट गई। तो जो ये V पर जितना टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है, बढ़ना घटना टेम्परेचर से हो रहा है, तो सांद्रता बढ़ घट रही है। इसलिए सांद्रता को व्यक्त करने की ये अच्छी मात्रक नहीं है, अच्छा मात्रक नहीं है भार आयतन मात्रक। इसमें मोलरता पढ़ी थी हमने, तो मोलरता में भी आयतन पद था V, यही था उसमें भी, उसकी भी यूनिट ग्राम पर लीटर थी, है ना। तो सीधी सट बात यह है, कहने की बात है, मुद्दे की बात यह है कि भार आयतन मात्रक है ना, ये सांद्रता को व्यक्त करने का अच्छा मात्रक नहीं है। हम देखें, इससे आगे देखते हैं अब तुल्यांक भार को किस प्रकार ज्ञात करते हैं,
ये देखना चाहते हैं हम तुल्यांक की बार को। इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक की बार, तुल्यांक की बार हम देख रहे थे। तुल्यांक की बार इक्विवेलेंट वेट, इसको समझ रहे थे, इसको निकाल रहे थे हम। विले का ग्राम में बार या जानते हैं, ये प्रश्न वाला दे देगा हमें, ये ml ये भी दे देगा, आयतन भी दे देगा, और ये निकाल लेंगे। अब यही तो निकालना सीख रहे थे, इसके अंदर बस यही तो है। तो तुल्यांक की बार हम देख रहे हैं लवण के लिए, पहले लवण के लिए काट देते हैं, फिर हम अम्ल के लिए काट लेंगे, और फिर क्षार के लिए, सही है ना। तो हम लवण के लिए काट रहे हैं, लवण के लिए फॉर्मूला होगा तुल्यांक की बार का सूत्र बार। अब कहे गए सूत्र बार क्या है, सूत्र बार लवण के केस में जो सूत्र बार यहाँ वही काम करता है जैसे अणुबार होता है, अणुबार होता है ना, अणुबार, यही सूत्र बार है। पर लवण के केस में अणुबार ना लिखकर इसको एक नए शब्द से लिखते हैं सूत्र बार। तो यह अणुबार ही है, सूत्र बार भी अणुबार की तरह निकलता है। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम, कोई भी C6H12O6 ये ले लेते हैं ग्लूकोज, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, अणुबार निकाल रहे हैं। तो अणुबार निकालेंगे तो 12 इंटू 6 करना पड़ेगा, प्लस 12 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू नहीं प्लस 6 ऑक्सीजन का 100 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये पूरा 180 आएगा, टोटल 180 आएगा। तो ये अणुबार है, ये अणुबार है। और इसी जगह हम NaCl ले लेते हैं, NaCl ये समझा लेते हैं NaCl। तो NaCl का Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, ये पूरा हो जाएगा 58.5। तो ये भी अणुबार ही है, पर लवण के केस में ये लवण है, क्योंकि ये टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा, ये जरूर टूटेगा, 100% टूटेगा। तो ये अणुबार ना लिख कर यहाँ सूत्रबार लिख देते हैं। सही समझ में आया? ये देख लेते हैं फिर NaCl एक उदाहरण लेके। तो यहाँ हो गया, देख Vf का मान लवण के लिए, Vf का मान लवण के लिए, लवण में उपस्थित कुल टोटल धनावेश या फिर ऋणावेश, कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश कोई भी ले लीजिए, ये तो प्लस ले लीजिए या माइनस ले लीजिए, विदाउट चिन्ह। ये नहीं करना कि यहाँ +1 आ रहा है, ये आएगा +1, देख इसका आवेश है +1 और इसका है -1। तो यहाँ ये चिन्ह नहीं लेना, ये प्लस माइनस, यहाँ सिर्फ ये लेना था। तो ये ले लीजिए Cl का 1 या Na प्लस का ये 1 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लवण में उपस्थित कुल धनावेश या ऋणावेश की संख्या ही Vf मतलब संयोजकता कारक कहलाते हैं लवण की, है ना। NaCl ले लिया यहाँ। अब यहाँ सूत्र बार हो जाएगा इसका, NaCl का सूत्र बार हो गया 58.5, अभी काटा ही था हमने NaCl, Na टूटा तो ये हो गया, Na का होता है 23 प्लस इसका हो गया 35.5 बराबर हो गया 58.5, हो गया 58.5। तो इसका सूत्र बार हो गया 58.5 बटा ये हो गया संयोजकता कारक। संयोजकता कारक में ये लिखा करे तो कुल धनावेश ले लीजिए, कुल ऋणावेश कोई भी ले लीजिए विदाउट चिन्ह। तो यह भी एक ही, यह भी एक है, तो ये ले लिया। तो इसका सूत्र बार हो जाएगा, वाह, इसका लवण का तुल्यांक बार हो जाएगा NaCl का 58.5, NaCl का हो जाएगा 58.5। को दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, दूसरा CaCl2 ले लेते हैं, CaCl2, ये टूटेगा, ये टूट के क्या बनाएगा, देखिए Ca+2 प्लस 2Cl माइनस, अब ये हो गया 2 + 2 और ये हो गया -2। अब कोई भी ले लीजिए, Ca का होता है 40, इसका होता है 35.5 होता है। तो टोटल करेंगे हम, Ca का हो गया 40, यहाँ ले लेते हैं, देख इसका सूत्र बार ले लेते हैं, 40 प्लस ये हो गया 35.5, 2 × 35.5, टोटल हो जाएगा ये 111 हो गया, 111 हो गया। अब इसका निकालते हैं हम, इसका ये हो गया सूत्र बार हो गया, ये इसका सूत्र बार हो गया। अब हम संयोजकता कारक हो गए इसकी 2, तो ये ले लीजिए, ये
विदाउट चिन्ह, विदाउट चिन्ह। तो ये हो गया 111/2, 111/2, 55.5, 55.5। ये CaCl2 क्या आ गया, तुल्यांक बार आ गया। समझ में आया। अब हम देखते हैं अम्ल के लिए तुल्यांक बार किस प्रकार निकालते हैं। अम्ल के लिए, अम्ल के लिए ये हमने सीखा, लवण के लिए सीखा था हमने। अब अम्ल के लिए सीखते हैं। ये तो समझ में आएगी ना। इनके सबके नोट्स PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करो। सही है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में। तो आपको तुल्यांक बार निकालना आ गया होगा लवण के लिए। अब हम देखते हैं अम्ल के लिए तुल्यांक बार किस प्रकार निकालते हैं। अम्ल के लिए, अम्ल के लिए तुल्यांक बार, ये डाला मैंने हेडिंग अम्ल के लिए। अभी हमने लवण के लिए निकाला था। अब अम्ल के लिए, अम्ल के लिए तुल्यांक बार, अम्ल के लिए तुल्यांक बार, इसका फॉर्मूला होगा, वहाँ तो लवण के लिए सूत्र बार आता था और यहाँ आएगा अणुभार, अणुभार, अणुभार बटा वही संयोजकता कारक, कारक VF वैलेंसी फैक्टर हो गया ना। मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर ये हो गया अम्ल के लिए तुल्यांक बार। अब इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा किस प्रकार है। अम्ल के लिए ये अणुभार तो हम जानते ही हैं। तो संयोजकता कारक, इसकी थोड़ी अलग हो जाएगी। संयोजकता कारक इसकी हो जाएगी, अम्ल के अंदर क्या करते हैं, क्षार के लिए तो हम अम्लता लेते हैं, क्षार के लिए तो हम अम्लता लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्षार के लिए हम अम्लता लेते हैं और अम्ल के लिए क्षारकता लेते हैं। मैं समझाता हूँ क्षारकता क्या है, अम्लता क्या है। तो ये तो क्लियर है ना भाई। अम्ल के लिए तो हम क्या लेते हैं, तुल्यांक बार ज्ञात करने के लिए क्षारकता, अम्ल के लिए क्षारकता, उल्टा है, और क्षार के लिए अम्लता। तो ये हम क्या लेंगे, क्षारकता लेंगे। अब क्षारकता क्या है, क्षारकता हो जाएगा जैसे कि HCl, उदाहरण के तौर पे समझते हैं HCl, ये टूटेगा तो ये बनाएगा H+ और Cl-, H+, ये हो गया H+ प्लस Cl-। तो इससे H प्राप्त हो रहा है, H+ प्राप्त हो रहा है, यही इसकी क्षारकता है। इस HCl की क्षारकता है H+, सही है, H+। तो इसकी क्षारकता कितनी है, 1, क्योंकि H+ 1 प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा में दे रहा हूँ आपको। अम्ल की हम क्षारकता लेते हैं, अर्थात क्षारकता का मतलब है यहाँ कि कोई भी अम्ल है उससे विस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या, विस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1, यह विस्थापित कितना हो रहा है, 1। इसको हम HCl को हम जल में डालेंगे, जल में डालेंगे तो टूट जाएगा, और टूट के हमें H+ देगा, संख्या में 1 देगा, तो ये होगी इसकी क्षारकता। और क्षारकता ये हो गई अम्लता में OH- जितने प्राप्त हो गए वो उसकी क्षारकता व अम्लता हो जाएगी। और यहाँ देख रहे हैं हम क्षारकता, क्षारकता में हम H+ देखते हैं कितने H+ मिल रहे हैं। अब HCl से हमें कितने H+ मिल रहे हैं, 1 H+, मात्र 1 H+। यहाँ देख लेते हैं HNO3, HNO3 भी HNO3, इसको जल में डाला, हमने डाला, इसको जल में डालते ही ये भी टूटेगा क्योंकि अम्ल टूटता है। तो अम्ल टूट के ये बनाएगा H+ और प्लस NO3-, H+ प्लस NO3-। तो ये भी 1 H दे रहा है, तो इसकी क्षारकता भी 1 हो गई। क्षारकता में अम्ल में लेते हैं क्षारकता कंसेप्ट है, और क्षारकता होती है कि कोई भी अम्ल है, अम्ल से जितने H+ विस्थापित हो गए, जितने भी H+ विस्थापित हो गए तो उसकी वो हो जाएगी क्षारकता। HCl के केस में इसकी क्षारकता 1 है क्योंकि H+ 1 संख्या में 1 मिल रहा है। HNO3 में भी 1 मिल रहा है, 1 हो गई। अब देखते हैं H2SO4, H2SO4 की स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले मैं HNO3 की बना देता हूँ। HNO3 की स्ट्रक्चर होगी इस HNO3 की H, ये O, ये N,
फिर ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा और ये उपसंयोजक द्वारा ये जुड़ गया। ये स्ट्रक्चर है HNO3, इस प्रकार खुलता है। इसके ऊपर कितना H है? एक H है, तो इसकी क्षारकता हो गई 1। अब इस पे देख, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। तो ये हो गया सेंटर एटम, तो इसमें हो गया सल्फर, तो सल्फर देख ये हो गया 2, तो इसके डबल बॉन्ड, एक ये इस तरह से इसकी संरचना होती है। इस तरह से इसकी संरचना होती है। 1 2 3 4 5 6 इसकी होती है, 6 होती है इसकी। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 पाए जाते हैं। सल्फर का हम पहले विन्यास देख लेते हैं। सल्फर आता 32 पे, सल्फर 32 पे आता है। सल्फर से पहले कोई सल्फर से पहले एक उत्कृष्ट गैस आएगी। पहले विन्यास लिखें इस पहले, उत्कृष्ट गैस आएगी, तो 32 से पहले हो जाएगी 18 आर्गन आ जाएगा, सही है ना। 18 आर्गन, 18 के बाद में तो 36 होता है, फिर क्रिप्टॉन आता है, तो 18 आर्गन आ जाएगा। तो ये 18 आर्गन, 18 तक तो ख़त्म हो गया। 18 तक तो ख़त्म हो गया। बचा कितना फिर? 2 तो ही बची है, 2 20। अरे रुक, तो यहाँ सल्फर हम समझ रहे थे सल्फर के बारे में। सल्फर का वहाँ सल्फर का 32 नहीं होता परमाणु क्रमांक। सल्फर का 32 तो ये अणुभार होता है। सल्फर का 32 तो अणुभार होता है। 32 तो क्या होता है? अणुभार होता है। इसका परमाणु क्रमांक तो 16 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ देख सल्फर 16 पे आती है, तो बराबर 10 नियोन। इससे पहले उत्कृष्ट गैस लिखते हैं। विन्यास तो आपको आता होगा, कोई भी गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ 16 हो जाएगा सल्फर का क्या परमाणु क्रमांक, तो 10 नियोन, 10 पे नियोन आ जाता है। हाँ 3d4 4s2। तो इसमें भारी विन्यास है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6, तो ये बॉन्ड बनाएगा 6। देख 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार संरचना आ जाएगी। हम संरचना को ही देख रहे थे, इतना ये विन्यास तो आपको आता होगा। स्ट्रक्चर भी आती होगी इस H2SO4 की। तो यहाँ देख ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, एक तो ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। इसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है तो बताइए कमेंट में, विद्युत ऋणता कितनी होती है इसकी। चल मैं ये बता देता हूँ, इसकी विद्युत ऋणता होती है 3.5। ये 3.5 से हाइड्रोजन क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव, और ये H हट जाएगा। इससे भी वही 3.5 से खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता आती है और सामने में फ्लोरीन की ये होती है 4। उसके बाद में होता है ऑक्सीजन है 3.5 और N की होती है 3। ये 3 मैन है, और इन पे जुड़ा H है ना अम्लीय होता है, तो O पे जुड़ा H अम्ल, ये प्रोटॉन के रूप में H हट जाएगा, क्योंकि 3.5 इसकी विद्युत ऋणता होती है 3.5 ऑक्सीजन की। तो 3.5 से इसे क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन U आ गया, तो इसमें तो पॉजिटिव आ गया और इसमें नेगेटिव आ गया। तो ये H प्रोटॉन के रूप में हट जाएगा। तो इसे कितने H प्राप्त होते हैं? 2। तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2। क्षारकता फट रही है तो 2 हो जाएगी इसकी क्षारकता। तो इस प्रकार की क्षारकता हो गई। तो अब इसका हम वो देखते हैं, पहले शुरू से HCl का देख लेते हैं, इसका तुल्यांक की बार। फिर उसके बाद में HNO3 की स्ट्रक्चर ये है। और H2SO पर जल की आप जानते हो कि स्ट्रक्चर वी शेप होता है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, है ना। या ये हो गई जल की स्ट्रक्चर, HCl हो गया। फिर ये H2SO4 की स्ट्रक्चर देख ली हमने। फिर हम तुल्यांक की बार देखते हैं, इनका तुल्यांक की बार ज्ञात करते हैं। तो
तो ये देख लेते हैं हम। पहले HCl देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे HNO3, उसके बाद H2SO4। ऐसे अम्ल की भी, लवण की तो आपको आती होगी, अब सीख गए होगे आप। यदि कोई भी दिक्कत हो तुल्यांक के बारे में तो बता देना कमेंट में, ज़रूर बताना कमेंट में। क्लास कैसे लगी है, कहाँ पर गलती हुई, ये सब बताना। तो इससे क्या होगा, अगली क्लास में सुधार होगा। अगली क्लास में और भी अच्छी तरह से हम सुधार करेंगे। तो हम देख रहे हैं अम्ल के लिए, तो पहले देख लेते हैं HCl। HCl की क्षारकता होगी 1, मैंने बता दिया इसमें कितना है 1, तो इसकी क्षारकता होगी 1, इसकी क्षारकता हो गई 1। पहले देख लेते हैं VF, अम्ल के लिए VF, एसिड के लिए मतलब अम्ल के लिए हम देखा VF, VP नहीं VF, अम्ल के लिए VF संयोजकता कारक। अणुभार हम जानते ही है, संयोजकता कारक सीख रहे हैं। तो अम्ल के लिए संयोजकता कारक किस प्रकार देखते हैं। संयोजकता कारक में क्या करते हैं हम, संयोजकता कारक में हम, हाँ सही है, तो यहाँ संयोजकता कारक की जगह हम ले लेते हैं अम्ल के लिए क्या आता है, क्षारकता। तो ये संयोजकता कारक की हम देखते हैं क्षारकता, देखेंगे आप क्षारकता लिखेंगे यहाँ पर, अणुभार बटा क्षारकता। अम्ल के लिए क्षारकता लेते हैं ना, तो अम्ल के लिए क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्षारकता। अम्ल के लिए क्षारकता, सॉरी क्षारकता आएगा, हाँ क्षारकता, अम्ल के लिए क्षारकता देख रहे हैं। तो हम देख लेते हैं पहले HCl की क्षारकता हो जाएगी 1, क्योंकि इस पर H+, विस्थापित H+ की क्या है, क्षारकता होती है, तो इसकी हो जाएगी 1। इसका अणुभार देख लेते हैं, इसका 1 होता है, इसका 35.5 होता है, 35.5, तो ये हो गया 36.5, तो हो गया 36.5 बटा 1, तो इसकी होगी 36.5। इसका तुल्यांक की बार कितना हो गया, 36.5 हो गई, सही है। उसके बाद में दूसरा आता है, दूसरा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा देखते हैं हम HNO3, पहला आ गया, दूसरा आएगा HNO3, सही है, HNO3 आ गया। HNO3 की भी क्षारकता 1 है, क्योंकि इसमें भी O पे H1 है ना, तो इसका भी H1 है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1, क्षारकता 1। तो इसका वेट जोड़ते हैं, वेट क्या करते हैं, इसका काउंट करते हैं। अब से कर लेना इसका काउंट, इसका हो जाएगा 1, इसका 14, और इसका एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो आराम से देख, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 16 × 3, ये पूरा टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 63, इसका टोटल आएगा 63, और सूत्र है अणुभार बटा क्षारकता। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा, अणुभार तो इसका हो गया 63 और क्षारकता कितनी होगी 1, तो इसका इक्विवेलेंट ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की बार, तो इसका हो जाएगा 63, सही में, सही है ना। इसके बाद हम देखते हैं H2SO4 का, H2SO4 थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, H2SO4 तीसरा नंबर, H2SO4 की हमने स्ट्रक्चर देखी थी, H डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया OAH, इसकी स्ट्रक्चर है। O पे कितने H है, 2, इसमें 2 ही H है, इसमें स्ट्रक्चर से आती है इसकी क्षारकता, तो इसमें 2 H है, इसकी क्षारकता होगी 2, क्षारकता कितनी होगी 2, क्षारकता, इसकी क्षारकता होगी 2। इसका वेट हो जाएगा, इसका टोटल वेट करना, इसका टोटल वेट हो जाएगा, हाँ 98, इसका टोटल वेट हो जाएगा 98। 4 तो ऑक्सीजन है, सल्फर का होता है 32, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 तो हाइड्रोजन ही हो गए, और 16 × 4 कर लेना, प्लस 32 जोड़ देना, पूरा इसका आ जाएगा, अणुभार आएगा ये था, अणुभार आएगा इसका 98, इसका अणुभार आ गया 98। तो इसका तुल्यांक की बार, इक्विवेलेंट वेट देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर 98/2, तो इसका जो है 49। इसके क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, इसके बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। अब तो हम अम्ल और क्षार के लिए देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन भी करेंगे।
किस प्रकार ये तुल्यांकी बार काम आता है, किस प्रकार हम शॉर्टकट काटेंगे, फिर ये इतनी वो नहीं करेंगे, शॉर्टकट देखते ही हाँ HNO3 हाँ इतना आ गया 63, ऐसे करेंगे ना। अब तो सीख रहे हैं तो बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा पहले निकालने के लिए। तो ये हो गया क्षारकता, इसके हो गए 2, अणुभार हो गया 98, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा अणुभार बटा क्षारकता, तो इसके हो गए 49। सही है। अब देखते हैं फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता। इससे पहले हम ऑक्जेलिक अम्ल की भी क्षारकता निकाल लेते हैं। चौथा जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ आएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ये 3 हो गया ना, यहाँ चौथा आ जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, COOH और COOH। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया नहीं, इस पे कितने H है 2, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, O पे कितने H है 2 है, तो इसकी क्षारकता हो गई 2, क्षारकता इस क्षारकता हो जाएगी 2, क्षारकता 2 होगी। सही है, क्षारकता 2 हो गई। इसका वेट जोड़ना 136 नहीं सॉरी 126 आएगा, इसका वेट जोड़ना 126 आएगा, इसका अणुभार आ जाएगा, अणुभार वेट जोड़ना पूरा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का बताया दिया था 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो पूरा टोटल इसका पूरा का टोटल करना, तो ये 100 और कितना आएगा 26 आएगा ये। तो अब हम देख लेते हैं तुल्यांकी बार, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा अणुभार दे रखा है 126 से निकल आया। फिर क्षारकता हो जाएगी 2, तो इसका काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 63, इसका 63 आ जाएगा। सही है। अब देखते हैं फास्फोरस, इतना ही काफ़ी है आज के लिए, तो कल देखेंगे हम फास्फोरस, कल इसके क्वेश्चन भी करेंगे। कल हम हेडिंग डाल देता फास्फोरस के अम्लों की क्षारकता, और वो भी करेंगे। क्षार होता है उसकी भी हम इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करेंगे, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। फिर इसकी इनको बेसिक समझने के बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे देखते ही ऑक्जेलिक अम्ल आया, हाँ ऑक्जेलिक अम्ल देखते ही 63 आ जाएगा, देखते ही इसका ना, इसकी शॉर्ट। तो कल पढ़ेंगे हम फास्फोरस अम्लों की क्षारकता, कल हम ये पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस अम्लों की क्षारकता निकलती है, मैंने बता दिया था, और क्षारों की अम्लता निकलती है। वो तो और भी क्लियर कब होगा वीडियो, अगले वीडियो में हम इनके क्वेश्चन करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि क्षारकता अम्लता क्या। मैंने बता ही दिया था क्षारकता मतलब H+ कितने H+ विस्थापित हो रहे हैं, तुमने देख लिया होगा, इसमें 2 H+ विस्थापित हो, 2 इसकी क्षारकता होगी। सही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फास्फोरस अम्लों की क्षारकता देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो, यदि वीडियो में समझ में नहीं आया, एक भी शब्द में कुछ भी कोमे में भी यदि मिस्टेक हो ना, तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे और भी सुधार करना है तो करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।